Hello students, welcome to St. Agnes online classes. Students, we are working from home. स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल 3.1 डिस्कस किया था एनसीईआरटी का। आज बेटा मैं एग्जाम्पल 3.2 डिस्कस करना है, जो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। तो एग्जाम्पल 3.2 ऑफ एनसीईआरटी। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा इसमें ये कहा था कि हमने जो लास्ट एग्जाम्पल किया, इन एग्जाम्पल 3.1 द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज एस्टिमेटेड टू बी ओनली अ फ्यू per second। बहुत कम आई थी ना ड्रिफ्ट स्पीड बेटा, फॉर करंट इन द रेंज ऑफ फ्यू एम्पियर। हाउ देन इज करंट एस्टेब्लिश्ड ऑलमोस्ट द इंस्टेंट अ सर्किट इज क्लोज्ड। इसमें बोला बेटा कि ड्रिफ्ट स्पीड बहुत कम होती है, per second में होती है, लेकिन उसके बाद भी करंट इंस्टेंटली डेवलप हो जाता है। ऐसा क्यों होता है बेटा? हमने पढ़ा था कि किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो लाइट की स्पीड के साथ डेवलप होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक लोकल इलेक्ट्रॉन को, इट मीन्स जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में हैं सबको बेटा वो अपने अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देता है, जिससे करंट इंस्टेंटली डेवलप हो जाता है। ये बिल्कुल नहीं होता कि फ्री इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक जाएगा बेटा तभी करंट फ्लो होता है। नो, बस उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट की टेंडेंसी होनी चाहिए, जो किसने डेवलप करी उसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड develops in conductor with speed of light. So all free electrons of conductor start to drift instantly. Okay students, so current flows in conductor instantly when circuit is closed. When circuit is closed. ओके सर, क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? अब बेटा इसमें बी पार्ट था। बी पार्ट में बोला है बेटा यहाँ पे द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अराइजेस ड्यू टू द फोर्स एक्सप्रेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स लगता है उनकी वजह से बेटा इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं, उनकी मोशन स्टार्ट होती है। बट फोर्स शुड कॉज एक्सेलरेशन, लेकिन फोर्स है तो बेटा लगातार स्पीड बढ़नी चाहिए, एक्सेलरेशन होना चाहिए। Why then do the electrons acquire a steady average drift speed? फिर बेटा हमको एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड क्यों लेनी पड़ती है? तो इसका कारण ये है, जो भी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से गेन करता है उसको बेटा वो कॉलिजन्स में डिस्ट्रॉय भी कर देता है। इस वजह से हम यहाँ पर लगातार एक्सेलरेशन नहीं यूज कर सकते, क्योंकि लगातार कॉलिजन से उसकी वेलोसिटी तुरंत कम भी हो रही है। तो बेटा इसलिए हमें क्या लेना पड़ रहा है यहाँ पर? एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम यूज करते हैं। हम कह सकते हैं एज इलेक्ट्रॉन, जो भी हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद एटम्स और आयंस, देन दे लॉस्ट देयर kinetic energy. So we use their average drift velocity, although electric field is maintained in conductor. ओके बेटा, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन है, उसके बावजूद भी हम एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों यूज करते हैं? क्योंकि बेटा वहां पे लगातार कॉलिजन में वो अपनी जो भी एनर्जी उसने गेन करी उस सारी एनर्जी को बेटा वो लॉस्ट कर देता, तो वेलोसिटी भी कम हो जाएगी उसकी, इस वजह से। अब बेटा इसके सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट में बोला है इफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज सो स्मॉल। बेटा इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड पर सेकंड में होती है, बहुत कम है। एंड द इलेक्ट्रॉन चार्ज इज स्मॉल, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी बहुत कम होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹।
हाउ कैन वी स्टिल ऑब्टेन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इन कंडक्टर? बेटा फिर भी हम कंडक्टर में लार्ज करंट कैसे मेंटेन कर पाते? बेटा आपको भी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ड्रिफ्ट स्पीड mm पर सेकंड में होगी लगभग, है ना, mm पर सेकंड के ऑर्डर की, या एक बार लिख दो 1.1 mm पर सेकंड। क्या है बेटा, ये वेरी स्मॉल है। इलेक्ट्रॉन का बेटा जो चार्ज होता है E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है ये बेटा, वेरी स्मॉल है। लेकिन फिर भी हम ठीक ठाक करंट क्यों गेन कर पाते हैं? लेकिन जो m होता है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कंडक्टर बेटा, लेकिन कंडक्टर की फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। बेटा ये बहुत लार्ज होती है, लगभग ये होती है 10⁻29 पर मीटर क्यूब के हिसाब से होती है। सो करंट जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था I इक्वल टू NEA/BD, एरिया भी वैसे बहुत कम ही होता है, वायर कितना होगा, पतला सा ही होता है। तो बेटा यहाँ पे हम देख रहे हैं E बहुत छोटा है, A बहुत छोटा है, BD बहुत छोटा है, लेकिन बेटा N की वैल्यू लार्ज है। कैसी है ये? वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। सो करंट I इक्वल टू NEA/BD बिकम्स लार्ज। इसलिए बेटा करंट की वैल्यू कैसी हो जाएगी? लार्ज हो जाएगी, क्योंकि करंट एक्चुअल में सारे फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, बाकी छोटे से, लेकिन ये तो 10⁻29 सबसे बहुत ज्यादा आ रहा है, इसलिए बेटा करंट का हमें ठीक ठाक अमाउंट वायर में मिल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा इसका डी पार्ट डिस्कस करते हैं। डी पार्ट में कहा था व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन अ मेटल फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। हम जानते हैं कि बेटा करंट कहाँ मूव करता है? हायर टू लोअर। इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट होते तो वो कहाँ मूव करेंगे? लोअर टू हायर, वही इसमें दिया है। तो इसने बोला है डज इट मीन दैट ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन? तो बेटा हमें पता है भाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं लोअर टू हायर में मूव कर रहे हैं, तो इनका क्वेश्चन था क्या इसका मतलब सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं? तो बेटा हमारा आंसर होगा नो। कारण क्या है समझो जरा ध्यान से। जैसे सपोज करो ये कंडक्टर है, ये बेटा एटम्स और आयंस है बहुत सारे, है ना। अब कंडक्टर सोचो, माना कोई इलेक्ट्रॉन आया ऐसे, तो जस्ट टकराने के बाद वो बेटा ऐसे गया होगा। मान लिया अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम के आ रहा था कैसे भी कॉलिजन में, तो बेटा वो कैसे गया होगा? टकराने का सपोज करो ऐसे गया। तो देख रहे हो आप इनकी जो स्पीड है, जो मोशन की डायरेक्शन बेटा अलग अलग है कि नहीं? तो बेटा कॉलिजन की वजह से इनकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है वो बदल जाती है एट अ टाइम ऑफ कॉलिजन। लेकिन कॉलिजन की अगर हम थोड़ी देर बाद की बात करें तो सभी की टेंडेंसी कहाँ होगी बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाने की। मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऐसे लगा रखा है, तो कॉलिजन के टाइम में ऐसे चलने की कोशिश करी थी, लेकिन बाद में वो ऐसे हो जाएगा, फील्ड के अलोंग हो जाएगा। ऐसे ये था टकराने के बाद सीधे चला, लेकिन बाद में फील्ड के अलोंग जाएगा। ऐसे ऐसे टकराया, बाद में फील्ड के अलोंग जाएगा। तो बेटा उनमें टेंडेंसी लास्ट में आएगी तो सही फील्ड के अलोंग जाने की, लेकिन जिस इंस्टेंट वो टकराए, कॉलिजन हुआ है, उस इंस्टेंट उनकी डायरेक्शन अलग अलग होगी। तो हम कह सकते हैं नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स will have different direction of motion just after collision with atoms or ions inside conductor. Okay students, तो ये हमारा कंसेप्ट हुआ। अभी टेस्ट में लास्ट पार्ट है इसका, इस क्वेश्चन का ई पार्ट। ई पार्ट में था बेटा आर द पाथ्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रेट लाइन बिटवीन सक्सेसिव कॉलिजंस विद पॉजिटिव आयंस ऑफ मेटल इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा यहाँ पे हमारे पास दो केस हैं, एक तो है इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा इसमें एक्चुअल में बताना है कि दो लगातार कॉलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा होता है। अब सोचो सपोज करो ये आयन से बेटा हमारे, है ना। अब यहां से कोई इलेक्ट्रॉन आया और इससे टकराया, बेटा टकराने के बाद देखो वो ऐसे चल रहा है सीधे सीधे। क्यों चल रहा है? क्योंकि बेटा उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। क्यों? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड होता तब उसको वो मोशन कराने की टेंडेंसी लाता,
अपने अपोजिट डायरेक्शन में। बट बेटा यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो उसका पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पाथ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू कॉलिजन्स विल बी स्ट्रेट लाइन। ओके बेटा। अब दूसरा केस पूछा था इसने, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो क्या होगा। अब की बार बेटा समझो, इसी कंसेप्ट को मैंने सेम ऐसे ले रखा है। अब के सोचो ये इलेक्ट्रॉन टकराया होता, अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मान लिया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा इधर की तरफ, तो अपोजिट जाएगा ही नहीं, तो टकराने के बाद ऐसे हो जाएगा। तो इसका देखना है पाथ कैसा हो गया, स्ट्रेट नहीं ना, इसका पाथ कर्व हो गया, कर्व की फॉर्म ले ली इसने। तो हम कह सकते हैं इस वाले केस में क्या होगा, पाथ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू कॉलिजन्स विल बी कर्व्ड। तो बेटा हमने देखा जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो कोई फोर्स भी नहीं था, तो दो कॉलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे चल रहा था। लेकिन अगर हम एक्स्ट्रा फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का पाथ बेटा कर्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।